केंद्र शासनाने आपल्याला जवळपास 150च्या वर व्हेंटिलेटर पाठवले होते. त्याचा उपयोग खऱ्या अर्थानं पेशंटसाठी व्हावा अशी त्यांचीसुद्धा अपेक्षा असावी, त्यात काही गैर नाही. परंतु आलेले व्हेंटिलेटर जे होते ते निकृष्ट दर्जाचे होते. त्यामुळं हा प्रश्न आम्ही कलेक्टरांच्या बैठकीमध्ये उपस्थित केला होता. जे काय व्हेंटिलेटर आले ते 2 दिवसात खराब होतात. आमची मागणी अशी होती की एखाद्या क्रिटिकल पेशंटला जर ते व्हेंटिलेटर लावलं आणि तो 2 दिवसात खराब झाला तर जो क्रिटिकल असलेला पेशंट आणखीन क्रिटिकल होऊ शकतो, कारण की रिप्लेसमेंट ताबडतोब होत नाही अशा गोष्टीची. म्हणून या सगळे व्हेंटिलेटर आज घाटीच्या डीन मॅडमने 50 व्हेंटिलेटर आणखीन खोललेसुद्धा नाही. त्यांना माहिती की हे चांगले आपल्या उपयोगाचे नाहीत. आमची अशी मागणी होती की दरवेळेला या व्हेंटिलेटर जे खराब आहेत तर याची तुम्ही एक तर त्यांना वापस करा, चांगले व्हेंटिलेटर घ्या, आणि ज्यांनी ह्या निकृष्ट पद्धतीचे व्हेंटिलेटर दिलेत, ज्यांनी पुरवलेत, जो ठेकेदार असेल त्याच्यावर गुन्हा दाखल करा. ही मागणी आम्ही लावून धरली, पालकमंत्र्यासमोरसुद्धा लावून धरलेली आहे. आणि येणाऱ्या कॅबिनेटच्या पूर्वी मी सुद्धा CMला भेटून या व्हेंटिलेटर हा इथलचाच प्रकार नाही, तो महाराष्ट्रामध्ये सगळीकडे असं झालेलं आहे, म्हणून त्याची चौकशी करावी. मला कळत नाही अशा ठेकेदाराला आपण पाठीशी का घालतो. अशा ठेकेदारावर कडक कारवाई केली पाहिजे. मी तर सांगतो की स्थानबद्धता, ज्याला देशद्रोह म्हणलं जातात, हा देश एका प्रकारचा देशद्रोह आहे. आणि असे गुन्हे यांच्यावर दाखल केले तर असे जे ठेकेदार आहेत जे एका दिवसामध्ये हजारो व्हेंटिलेटर निर्माण करू शकतात, अशांना जेलमध्ये शिवाय त्यांची दुसरी जागा असू शकत नाही. आणि त्याची मागणीसुद्धा मी मुख्यमंत्र्याकडे करणार आहे. 30 तारीख तक के जो ब्रेक दी चेन के नाम पर जो लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी औरंगाबाद शहर में कड़क अंमलबजावनी की जा रही है इसकी, और कोरोना के पेशेंट भी औरंगाबाद शहर में कम हो चुके हैं. तो आप जनता से क्या अपील करेंगे इसकी अंमलबजावनी करने के लिए? सबसे पहले मैं ये शहर के सभी जनता का, जो कामगार से लेके फैक्ट्री मैनेजर तक रहे या मालिक रहे, हर एक क्षेत्र के लोगों का मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. उनके सहकार्य से, उन सब ने साथ देने की वजह से और प्रशासन ने भी अच्छा काम करने की वजह से आज अपने यहाँ का कोरोना का स्थिति अभी एकदम अच्छी सी है. मैं चाहता हूँ कि 1 तारीख तक लॉकडाउन हो, 1 तारीख तक का अपना शहर, जो हम समझते हैं कि अपना शहर दिल वालों का शहर, इसमें कोरोना 0 तक आ जाए. कोई भी पेशेंट हमारे यहाँ का जिसकी डेथ ना हो, ऐसी हमें मेरी खुद की धारणा है. इसके लिए सबका सहकार्य अवश्य है. मैं चाहूँगा कि शहर की जनता से मैं अपील करूँगा कि आप लोगों ने जो सहकार्य किया है, मेरे को पता है आपको बहुत तकलीफ हुई, मुझे पता है आपकी रोजी रोटी के ऊपर उसका असर हुआ, मुझे पता है आपको दर की ठोकरी खाना पड़ी, मुझे पता है आपको दवाखाने में जाके बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ी. लेकिन कुछ ही दिनों की बात है. ये जो महामारी आई है, ये नैसर्गिक महामारी अपने सबके लिए धोखादायक थी और उसका अपन ने डट के सामना किया. 1 तारीख के बाद मेरे ख्याल से शाम का लॉकडाउन रहेगा. मतलब दिन की सब दुकानें या हो सकता है सभी कामगार का क्षेत्र ये खुला होगा, ऐसी अपेक्षा है. लेकिन उसके लिए अपने को थोड़ी सी जवाबदारी लेना पड़ेगी. अपने को ये दिखाना पड़ेगा कि देखो आज 214-15 ऐसे जो आ रहे हैं, ये आंकड़ा हम 50 के ऊपर न जाने दें. अगर ऐसा हुआ तो शहर का अपना नाम हर टाइम बदनामी के टॉप 10 में अपना नाम जब आता था, अच्छे कामों में अपने शहर का नाम आना चाहिए, ये मेरी धारणा है. इसलिए आपने जो सहकार्य किया उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और आगे भी ये कोरोना की लड़ाई अपन सब मिलके, हम सब मिलके, कोई जात नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई धर्म नहीं, सब मिलके अपन लड़ेंगे, यह मैं आपसे उम्मीद करता हूँ. मेरा सवाल ये है कि राज्य सरकार ने 1 कोटि का विशेष निधि जो है कोरोना के लिए सभी आमदारों को दिया है. सर, ये निधि आपने कहाँ पर खर्च किया? देखो, राज्य सरकार ने हमको सबको निधि दिया 1 करोड़ सिर्फ कोरोना के ऊपर खर्च करने की. अब हर कोई वेंटिलेटर लेगा, हर कोई मास्क लेगा, हर कोई दवाई लेगा, ऐसा नहीं करते हुए मैंने मेरे तरफ से, मेरे को लगता है कि यह शहर में जो रुग्ण है उनको जाने आने के लिए बहुत तकलीफ होती है. और अपने यहाँ के एम्बुलेंस की स्थिति वैसी अच्छी नहीं है. तो मैंने कार्डिक एम्बुलेंस जो है वो 6 एम्बुलेंस लिया. 6 एम्बुलेंस का ये अगले हफ्ते में मैं लोकार्पण करने वाला हूँ. कार्डिक एम्बुलेंस का मतलब होता है कि हर पेशेंट को दवाखाने तक जाए तक, या तो किसी को अगर पुणे शिफ्ट करने का है, किसी को मुंबई शिफ्ट करने का है, तो उसके अंदर गैस रहेगा, मतलब ऑक्सीजन रहेगा, तो वेंटिलेटर रहेगा, सब डॉक्टर रहेंगे, नर्स रहेंगे, ऐसी सभी सुविधा का मैंने वो कार्डिक एम्बुलेंस लिया. ये 60 लाख रुपए के आसपास की एम्बुलेंस है. और 40 लाख रुपए जो ज़रूरी दवाई है
जहाँ बोला जाता है कि दवाई के लिए भटकना पड़ता है या तो बाहर से लाना पड़ता है, मंगवाना पड़ती है, उसके लिए मैं वो घाटी को 40 लाख रुपए दे रहा हूँ। सर और एक सवाल मेरा ये है कि खासदार साहब ने जो है कि बैंक के हफ्ते जो है रिक्शा वालों के और वाहन धारकों के भरना भी मुश्किल हो चुका है, तो उन्होंने ये इशारा दिया है अगर ये बैंक के हफ्ते के लिए इन्होंने सताना बंद नहीं किया तो जिला अधिकारी कार्यालय में वो वाहन और रिक्शा पहुंचाने का उन्होंने इशारा दिया है। तो इस पर क्या बोलेंगे सर? आज रिक्शा वाले परेशान हैं। देखो, एक हर बात का लड़ाई ये नहीं सोल्यूशन नहीं होता। रिक्शा वाला मैं रह चुका हूँ, मुझे उनकी तकलीफें मुझे भी पता है। इसलिए बैंक में जो अभी इंटरेस्ट के लिए जो तकाजा लगा है वो रोकना चाहिए, ये मत का मैं भी हूँ। तो बैंक वालों से भी सरकार ने ही ये अपील निकालना चाहिए। जैसे गए टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला था, स्टेट गवर्नमेंट ने निकाला था, वही तरीके से इनके जो इंस्टॉलमेंट है उसका इंटरेस्ट तो माफ़ करना ही चाहिए, लेकिन उनको भरने के लिए मोहलत देना चाहिए। आज तुम्हारी रिक्शा रास्ते पे नहीं है, तुम्हारी 4 व्हीलर जो भी क्या बोलते हैं ट्रैवल्स की गाड़ी रास्ते पे नहीं है, और उनका टैक्स वैसी है, उनका इंटरेस्ट वैसी लग रहा है, तो उसके लिए वो परेशान है। तो उनकी परेशानी हटाना चाहिए, मेरा मत है। और गवर्नमेंट ने ही इसके ऊपर से फर्मली डिसीजन लेना चाहिए। ये एक जिले की बात नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र की बात है। ये इशू अपने जिले तक सीमित नहीं है, महाराष्ट्र का है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने इसके अंदर पॉलिसी डिसीजन लेना चाहिए। ये मेरा गवर्नमेंट से भी कहना है। गवर्नमेंट भले ही मेरी रहे, लेकिन मेरा आदमी या शहर में का आदमी या तो ये जिले में का आदमी या महाराष्ट्र का आदमी इसी चीज़ से परेशान होना नहीं चाहिए। ये मेरी भी धारणा है और मैं भी गवर्नमेंट को ये बताने वाला हूँ। सर, वीकली जो मीटिंग होती है आपकी प्रशासन के साथ, उसमें आपने लास्ट इसमें एक मुद्दा उठाया था कि खासगी दवाखानों में ज़्यादा बिल आकारनी हो रही है या मुताबिक रूल्स के काम नहीं कर रहे, उस पर क्या हुआ सर असर अभी तक? अभी कल मीटिंग होने वाली है। देखो, मैं हर मीटिंग में एक बोलता हूँ कि कोरोना का पेशेंट, ये जो महामारी में जो एडमिट हो रहा है, उसको बहुत सारे रेमडेसिविर दिए जाते हैं, उसको एडमिट किया जाता है। एक पेशेंट अगर दवाखाने में गया तो मिनिमम 8 से 10 दिन रहता है। 10 दिन में आज कॉमन पेशेंट की ये कैपेसिटी नहीं है। आज पहले जो पेशेंट अपने गांव, अपने इलाके में डॉक्टर के पास जाता था, 50 रुपये में जाके चेक करता था, 100 रुपये की गोलियाँ लेके सीधा होता था। कोरोना में वो चीज़ नहीं है। कोरोना में तुम जाएंगे तो लाख रुपए डिपॉजिट पहले मांगते हैं। अरे उसकी कैपेसिटी तो देखो, वो मरने की, उसकी सांस फूल रही है, उसका दम लग रहा है, उसका ऑक्सीजन लेवल हो रही कम हो रही है, और उसको लाख रुपए का पहला बर्डन डालता है। जो बीमार है उसके ऊपर भी उसका असर होता है। मैं हर टाइम ये मुद्दा उठाता हूँ कि ये बिलिंग जो है, बिलिंग जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन के हिसाब से तुम लो ना। उसके लिए भी बहुत तकलीफ है लोगों को। कुछ जो स्कीम है उसके अंदर उसको बिठाओ ना, कि पेशेंट को तुम 3-3, 4-4 लाख रुपए की बिल देंगे, पेशेंट तो वैसे ही मरेगा ना, उसके पास नहीं है। आज भी मैं बार बार बोलता हूं कि 1 लाख रुपए कैश देखने वाले कभी जिसने देखा ही नहीं है, उसको तुम अगर 4 लाख रुपए का बिल देंगे तो कहां से भरेगा? इसलिए उनके ऊपर डॉक्टरों ने भी, डॉक्टर काम अच्छे करते हैं, लेकिन जो जिनकी ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट वाले जो दबाव डालते हैं ना, उसकी वजह से परेशान है। डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। डॉक्टर तो कुछ बहुत सारे जगह पे ऐसे कि वो मंथली बेसिस पे, उनको कितना बिल लगा उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका जो पेमेंट है उतना ही उनको मिलता है। इसलिए ये बिल कम होना चाहिए। अब वो ऑडिटर नेमा है, वो ऑडिटर क्या काम कर रहे हैं, हर हफ्ते में हम उनको पूछते, कल भी हम उनसे बात करेंगे। और यही टाइम में डॉक्टरों ने अपना व्यवसाय न समझते हुए सेवा बोल के अगर उसके अब देखे तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। शहर में के लोग रोज मर रहे, 25-25, 30 डेड बॉडियाँ जा रही है। दिल कैसा बोलता होगा, उनकी फैमिली के ऊपर क्या असर पड़ता होगा, ये भी डॉक्टरों को सोचना चाहिए। ऐसा मेरी भी उनसे विनती है। और आखिरी एक सवाल है, मुख्यमंत्री पहली बार बने उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के, ऐसे में पैंडेमिक सिचुएशन आ गई कोरोना की, कैसा हैंडल करे? सब लोग उनकी वाहवाही कर रहे हैं, क्या कैसा देखते हैं आप उनको, किस नजरों से? हर चीज एक अपने अलग सोच रहती है हर एक आदमी की। मेरी सोच अलग है, आपकी सोच अलग होगी। कोई काम करने के तो उसके ढांचे में अपने को कैसा डालना है ये अपन डिसाइड करते हैं। उद्धव साहब ने वही किया है। कहीं घूमे नहीं है, चर्चा ऐसी होती है, नहीं यार वो तो कहीं बाहर नहीं निकले। अरे तुम्हारा टाइम बाहर निकलने से, फोटो निकालने से या तो कहीं विजिट देने से सवाल नहीं होता। अगर एक जगह पे बैठ के भी दिन रात अगर उसका प्लानिंग करे और उसका इम्प्लीमेंट करे, अगर वो इम्प्लीमेंट करे अच्छे तरीके से, तो ये कोरोना पे आटोपे में आ सकता है। उद्धव साहब ने वही किया है। हर जगह पे, हर कलेक्टर को, कोई भी कलेक्टर से आप बात करो,
कोई भी डिवीजनल कमिश्नर से बात करो, कोई भी अधिकारी से बात करो, वो बोलते हैं उद्धव साहब से हमारे विषय पे बात होती है। मतलब उनका काम अपने पर्दे के पीछे रह के जो मेन बॉस का काम है वो करना है। सैन्य तो बॉर्डर पे लड़ता है, सेनापति लड़ने को नहीं जाता, लेकिन सेनापति की कमांड, सेनापति का आदेश वो सैन्य के लिए बहुत बड़ा उत्साह देके जाता है, जोश देके जाता है। वही काम उद्धव साहब ने किए, इसलिए कोरोना महाराष्ट्र में आज आटोका में आया।